आज सबसे ज्यादा अगर कोई सम्मान देने वाला और दिलाने वाला है तो वो आज देश का वो प्रधानमंत्री है जिसके ऊपर तुम लांछन लगाते हुए नहीं थकते थे। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि कल के वो पल हम भारतवासी भूल नहीं पाएंगे। तो राहुल गांधी जी ने अपने इनके कार्यकाल के अंदर इतने काम हुए हैं, ऐसे इन्होंने काम किए हैं कि हिंदुओं को मुसलमानों से, मुसलमानों को हिंदुओं से, सिखों को हिंदुओं से और सिखों को ईसाइयों को मुसलमानों से, इस तरह से इन्होंने लड़ाने का काम किया। और 1984 के अंदर का दंगा कोई भूल नहीं सकता कि उस सिखों का नरसंहार हुआ। अब तक तो ये मुसलमानों का करते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। G20 भारत में हुआ। ताकतवर देश के राष्ट्रपति, ताकतवर देश के प्रधानमंत्री ने भारत में आकर भारत की ताकत को देखा। और G20 के बाद आखिर देश की जनता क्या सोचती है मोदी के बारे में, भारत के बारे में, अब विदेशी लोग क्या सोचते हैं, सीधा बातचीत करते हैं। मुफ्ती शम्मून काशमी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एक समाज सेवी हैं, मुफ्ती हैं। सीधा सर से बात करते हैं। साहब, क्या कहेंगे? कद्दावर नेता, ताकतवर देश, भारत आकर उन्होंने भारत की एकता, भारत की अखंडता, भारत की संस्कृति को देखा, भारत की ताकत को देखा। क्या कहेंगे सर? सर, इससे ज़्यादा गर्व के पल नहीं हो सकते हैं। और हम आज गौरवान्वित हैं कि हमने अपने देश के अंदर पूरे विश्व के उस लीडरशिप को बुलाया और उस लीडरशिप को अपनी सभ्यता, अपनी तहजीब और अपने मुल्क की, अपने देश की रिवायात से हमने उन्हें रूबरू किया। और पूरी दुनिया ने आज आकर के हमारा लोहा माना, हमारी सभ्यता का, हमारी तहजीब का, हमारी रिवायतों का, हमारी परंपराओं का। और उन्होंने आकर के पूरे देश को नमन किया, उसकी तहजीब व तमद्दुन को नमन किया। और इससे ज़्यादा गर्व के पल हमारे नहीं हो सकते। और एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में जिस व्यक्ति का कोई भी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है और ना ही किसी जमींदार की और किसी नवाब की और किसी राजघराने की है, बल्कि एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण एक परिवार में पैदा होने वाले हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, कि वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए कि जो बहुत गरीब परिवार था। नहीं कह सकते थे आप कि नहीं कह सकते कि उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इस लोकतंत्र की और इस संविधान की इतनी ताकत है कि आज देश में सबसे कमज़ोर घर में पैदा होने वाला व्यक्ति आज विश्व का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान है, यानी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मैं उन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और उनकी लंबी उम्र की दुआ करता हूं कि हे ईश्वर, हे हमारे परवरदिगार, हे हमारे मालिक, तूने हमें एक ऐसा व्यक्ति दिया है जो वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। और उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया कि सारे विश्व को बुलाया और सारे विश्व को संदेश दिया कि हम एक फैमिली हैं, एक परिवार हैं और एक ही हमारा भविष्य है, एक ही हमारा फ्यूचर है। सारी दुनिया ने उसका लोहा माना और सारी दुनिया ने उन्हें खड़े होकर के उन्हें मुबारकबाद दी, उन्हें दुआएं दी और कहा कि आज विश्व के अंदर अगर कोई सारे विश्व को जोड़ के चल सकता है तो वो व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसलिए देश को आज गर्व करना चाहिए, फख्र करना चाहिए कि हमने पूरे। मुफ्ती साहब, सवाल ये है, आपने कहा कि एक गरीब परिवार से, एक साधारण परिवार से, एक ऐसे परिवार से जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिया। चाय वाले को क्या पता देश कैसे चलेगा। कुछ लोगों का ये कहना था, कुछ राजनीतिक दलों का भी ये कहना था मुफ्ती साहब, कि चाय वाले का ना परिवार है, ना उसकी उसको कोई जान है, कोई समझ है, वो कैसे देश चलाएंगे। लेकिन जिस अमेरिका ने मोदी के वीज़ा के लिए इनकार किया था, जिस अमेरिका ने पीएम मोदी को अमेरिका में एंट्री करने से रोका था, आज वही अमेरिकी राष्ट्रपति यहाँ पर आकर मोदी का अभिवादन करते हैं और मोदी खुद उनका अभिवादन करते हैं। इस शक्ति को कैसे देखते हैं आप? मुल्क की ताकतवर देश अमेरिका और उसके राष्ट्रपति का भारत आगमन। विनोद भाई, आप ने एक इतना अहम सवाल किया और मैं उसका जवाब मैं क्या देख सकता हूँ। मैं एक बात का अनुभव कर रहा हूँ कि ये
जो लोग ये दावा करते हैं कि वो तो एक गरीब आदमी थे, उस ज़माने के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और वो यानी विदेशों में भी रहे हैं, उन्होंने तंज़िया ये कहा था कि अरे हम तुम्हें एक स्टॉल तो अलाटमेंट कर देंगे, तुम वहाँ अपनी चाय बेचना। उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि जो तुम बोल रहे हो वो तुम्हारे मुंह पर आकर के पड़ेगा। और उसे मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि वो हमारा मालिक जिसने इस दुनिया को एक ही नरो नारी से पैदा किया है, वो ये कहता है कि ये हुकूमत, ये बादशाहत, ये ईश्वर की तरफ से एक होता है, एक पुरस्कार होता है और जिसे वो चाहता है उसे दे देता है। तो मैं कुरान के बारे में आपसे कहूँगा कि तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो हमारा मालिक ये कहता है, हम उसे ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, परमात्मा कहें, वो कहता है हुकूमत एक इज़्ज़त है और मैं जिसे चाहता हूँ उसे अता करता हूँ। और वो मालिक अगर किसी को इज़्ज़त दे तो दुनिया की सारी दुनिया उसे अगर बेइज्जत करने पर लग जाए तो उसका बाल बेका नहीं कर सकती। और अगर वो इज़्ज़त देने पाए तो किसी की हिम्मत और किसी की जुर्रत नहीं है कि वो उसे उस इज़्ज़त और सरफराजी से रोक सके। आज वही लम्हे हैं, वही दिन है कि वो दुनिया की सुपर पावर जिसने आज के प्रधानमंत्री, उस वक्त के एक साधारण व्यक्ति या एक संगठन, और वो संगठन भी ऐसा जिसके बारे में मैं आज अगर आप ये बात कहूं कि वो संगठन खुद एक साधारण संगठन है, राष्ट्र को समर्पित है, विश्व को समर्पित है और उसका जो मेन उद्देश्य है वो कमज़ोरों को ऊपर लाना है, ताकतवरों को पीछे, यानी उन्हें कमज़ोर नहीं बल्कि उन्हें पीछे करके। मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं कि आरएसएस की पृष्ठभूमि एक राष्ट्रवादी संगठन की है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उस संगठन के एक कार्यकर्ता रहे हैं, प्रचारक रहे हैं। वो संगठन भी राष्ट्र को नहीं बल्कि विश्व को समर्पित है और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी विश्व को समर्पित हैं। तो उन्होंने, यानी उस ईश्वर ने, उस मालिक ने, उस ताकत ने ये एहसास कराया पूरी दुनिया को कि तुम जिस इंसान को अपने यहाँ आने से रोक रहे हो, वही एक इंसान, वही व्यक्ति एक दिन पूरे विश्व को जमा करेगा और आप सब उसके बुलाए पे जाएंगे। यानी अपने उसी देश में नहीं, आज उसकी कंट्री में, उसके देश में आकर के वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जी मुफ्ती साहब, एक सवाल ये भी है कि जब राहुल गांधी, एक ऐसी पार्टी जिसने 70 साल तक देश पर राज किया, जिनकी दादी देश की प्रधानमंत्री रही, जिनके पिता ने देश की गद्दी को संभाला, जब वो विदेशों में जाते हैं तो वो भारत की एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसी छवि पेश करने की कोशिश करते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, भारत में तो कह सकते हैं कि मोदी जो कर रहे हैं वो एक तरफा कर रहे हैं। लेकिन जब विदेशी लोग यहाँ पर आते हैं, ताकतवर मुल्क यहाँ पर आते हैं, भारत की धरती पर आते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि राहुल गांधी को स्वतः एक जवाब मिल गया कि नहीं, राहुल गांधी आप जो कह रहे थे वो आप देख लीजिए, कथनी और करनी में कितना फ़र्क है? शर्मा जी, मैं आपको, जब आपने ये मामला सामने रखा, अभी तक तो मेरा भाव दूसरा था, मगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो मैंने अभी कहा कि जब वो मालिक चाहता है वो इज़्ज़त देता है और जब चाहता है उसे छीन लेता है। इनका यही एक षड्यंत्र था और एक बहुत बड़ा सोची समझिए, जिसे कहते हैं ना कि राजनीतिक जो राजनीति में छल फरेब, यानी सामदंड भेददंड, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसका उन्होंने इस्तेमाल किया। और यहाँ हमारे देश के अंदर आज हम 75 साल के बाद 76वें साल में हम प्रवेश कर गए हैं और ये हमारा जो अमृत काल चल रहा है, जिसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इस अमृत काल के अंदर किए हुए कार्य 1000 साल को प्रभावित करेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी यहाँ मौजूद है, जिसे हम सेकंड लार्जेस्ट माइनॉरिटी कह सकते हैं, तो वो है मुस्लिम। और उन मुसलमानों को इन्होंने ये काम किया कि 75 यानी 60 साल तक लगभग जो है कांग्रेस का कार्यकाल रहा,
जैसे आपने कहा श्रीमती इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी, और उसके बाद जो है नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी तक, यानी 2014 तक इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने 2014 तक खास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटी को हाशिए पे ला के रखा, और दो ही काम इन्होंने किए। इन्होंने ये किया कि ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ये आपको नुकसान देंगे और ये तुम्हारी शहरियत ख़त्म कर देंगे और आपके वजूद को ख़त्म कर देंगे, और अगर इनसे बचना है तो आप हमें वोट दो। यही काम जो है दूसरे लोगों ने किया, तो उनकी राजनीति वो आज फेल हो गई है, और उसे नरेंद्र मोदी जी ने आकर के फेल किया। कैसे फेल किया? इसलिए कि ये देश के अंदर अगर एक समुदाय या कोई वर्ग अगर कमज़ोर होगा तो देश आगे नहीं जा सकता है, और उसकी अनेकों मिसालें जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अंदर आप देख सकते हैं कि उनका सबसे पहले नारा आज तो विश्व लेवल पर उन्होंने दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उन्होंने यही नारा विश्व लेवल के साथ साझा किया और यही नारा उन्होंने भारत के अंदर जिया है। तो आज मैं समझता हूँ कि जो विकास कार्य श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुए हैं, बगैर किसी भेदभाव के गरीबों को उनका हक मिला है, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो चीज़ तो उन्होंने प्रैक्टिकली तौर से इनकी फेल कर दी। तो राहुल गांधी जी ने अपने इनके कार्यकाल के अंदर इतने काम हुए हैं, ऐसे इन्होंने काम किए हैं कि हिंदुओं को मुसलमानों से, मुसलमानों को हिंदुओं से, सिखों को हिंदुओं से और सिखों को ईसाइयों को मुसलमानों से, इस तरह से इन्होंने लड़ाने का काम किया। और 1984 के अंदर का दंगा कोई भूल नहीं सकता कि उस सिखों का नरसंहार हुआ। अब तक तो ये मुसलमानों का करते थे। लगभग मैं समझता हूँ, मैं एक हिस्टोरिकल बात आपसे कह रहा हूँ कि इतने दंगे हुए हैं इस देश के अंदर कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर कि आप गिनती भूल जाएंगे। अब मतलब मैं समझता हूं कि एक अंदाजे के मुताबिक 25 लाख से ज़्यादा 1947 से और आज तक जो है मुसलमानों की उन फसादों के अंदर हत्याएं हुई हैं, हिंदुओं की हत्याएं हुई हैं, जिसका ये जवाब नहीं दे सकते। इनके कंधों के ऊपर, इनके सर के ऊपर वो बोझ है और उन्हीं गुनाहों की सज़ा ये भुगत रहे हैं। इन्होंने क्या किया उस वक्त? मुसलमानों को गुमराह करने के लिए क्या करते थे कि आरएसएस दंगा कराती है। मेरा एक सवाल है इस चीज़ का कि जब ये दंगे हुए, चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे बिजनौर हो, चाहे वो भिवंडी हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे मेरठ हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, तो मैंने हमेशा ये सवाल किया कि ये तो बताओ कि वो जो अधिकारी था वो कांग्रेस का अधिकारी था या आरएसएस का अधिकारी था या वो भारतीय जनता पार्टी का अधिकारी था? जो गोली चलाने का आदेश देता था वो था कौन? या क्या वो आपकी मर्जी के खिलाफ काम करता था? तो इसका मतलब तुम इस लायक नहीं थे, ईश्वर ने तुम्हें हटा दिया और जनता ने तुम्हें हटाया। यानी भारत की जनता इसके लिए बधाई के पात्र है कि बड़ी मुश्किल से, मैं समझता हूँ जब हम छोटे थे तो हम ये समझा करते थे कि ये श्रीमती इंदिरा गांधी कभी इमरजेंसी लगा दी और कभी वो नसबंदी करा दी, तो दिमाग में एक बात आती थी हमारे कि आखिर ये कांग्रेस इतना जुल्म करती है, हटेगी कैसे? तो ईश्वर की देन देखिए, जब हम थोड़ा बाशऊर हुए तो 84 के अंदर वो खुद ही चली गई और उसके बाद धीरे धीरे सब चले गए। और आज मैं समझता हूँ कि बड़े दिन के बाद, यानी 100 साल की, 95 साल की मेहनत के बाद एक संगठन आता है और वो उन सारी चीज़ों को एक तरफ कर देता है। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और प्रधानमंत्री पूरे विश्व के अंदर जिस तरह से उनकी छवि को ख़राब करने का प्रयास किया गया था कि वो मुल्क उन्हें वीज़ा देने से भी कतराते थे, आज वो मुल्क उन्हें सीने से लगा रहे हैं। और आज उन्हें सीने से इस तरह लगा रहे हैं कि हमने राजघाट पे देखा, शर्मा जी, हमने राजघाट पे देखा कि किस तरह से पूरे विश्व के लोग महात्मा गांधी की समाधि पे गए। और देश के लोगों को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि जो लोग ये कहते हैं कि महात्मा गांधी हमारी बपोती है और उनका नाम लेकर के, उनका सरनेम रख करके अपने साथ इन्होंने इस देश के अंदर हुकूमत की है, आज सबसे ज़्यादा अगर कोई सम्मान देने वाला और दिलाने वाला है तो वो आज देश का वो प्रधानमंत्री है जिसके ऊपर तुम लांछन लगाते हुए नहीं थकते थे। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि कल के वो पल हम भारतवासी भूल नहीं पाएंगे कि जब महात्मा गांधी की समाधि पे जाते हैं और वहाँ जो भजन कीर्तन होता है जिसे वो अपने ज़माने में पढ़ा करते थे और जिस स्वराज की बात किया करते थे, तो प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को
इनसे ज्यादा उनकी इज्जत करते हैं, इनसे ज्यादा उन्हें सम्मान देते हैं, और कल पूरे भारत ने देखा है। तो इनका तो वो षड्यंत्र फेल हो गया ना, ये इसमें कामयाब हुए कि ये चाय वाले हैं। तो लोगों ने, देश की जनता धन्यवाद के पात्र है कि उन्होंने बगैर किसी लाग लपट के ऐसे प्रधानमंत्री को चुना है कि जो वाकई अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधान सेवक कहता है। इससे ज्यादा क्या चाहिए हमें।